दोस्तों, आज की कहानी दो हिंदू दोस्तों की है और ये कोई मन घड़त कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जो इंडिया में दो दोस्तों के साथ पेश आया। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात का वक्त था और सड़क पर गाड़ी चल रही थी। आयुष गाड़ी चला रहा था। आयुष को अपनी गाड़ी खुद चलाना और दूर दूर तक सफ़र करना बहुत पसंद था और साथ वाली सीट पर आयुष का दोस्त रमेश बैठा हुआ था। वो दोनों मुंबई से महर भगवती के दीदार के लिए जा रहे थे। आयुष के वालिदैन ने आयुष को कहा था कि बेटा इतना लंबा सफ़र रेल पर सफ़र करो, लेकिन आयुष नहीं माने। वो अपनी कार लेकर चला गया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि बाद में आप वीडियो के भावनाओं में खो जाते हैं तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात का 2 बजे से ज़्यादा का वक्त होगा। सड़क पर गाड़ी चल रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान था कि अचानक गाड़ी पे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। आयुष ने सड़क के किनारे पे गाड़ी रोक दी और गाड़ी से नीचे उतरा, गाड़ी को चेक करने लगा। आयुष का दोस्त रमेश गाड़ी पर ही बैठा था। गाड़ी को चेक करने के बाद आयुष ने रमेश को आवाज़ दी कि अब गाड़ी स्टार्ट करो। रमेश बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों परेशान थे। रात का अंधेरा बहुत ज़्यादा था और ट्रैफिक इतनी नहीं थी। अब इतने रात में इन दोनों को क्या करना चाहिए था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक रमेश के जहन में कोई ख्याल आया और वो सड़क पर खड़ा होकर गुजरने वाली चंद गाड़ियों को रोकने का इशारा करने लगा, लेकिन कोई भी गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी रात देर थी, सड़क सुनसान थी। ये भी हो सकता है कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। काफ़ी कोशिशें करने के बाद एक गाड़ी अचानक रमेश के करीब आकर रुकी और ये गाड़ी बाबा आदम के ज़माने के लग रही थी। जैसे पुराने दौर में बादशाहों महाराजाओं की गाड़ियां हुआ करती थी, इस टाइप की गाड़ी लग रही थी। अब जैसे ही गाड़ी रुकी, आयुष फौरन उस गाड़ी के पास भागा। उस गाड़ी में एक ड्राइवर, उसके अलावा 3 और लोग बैठे हुए थे। उन तीनों में से एक लड़की भी थी। उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों को आयुष ने बताया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आसपास कोई बस्ती या कोई गैराज है? क्या आप हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं? ये बात सुनते ही उनका ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा और अपनी कार का ट्रंक खोलकर एक पतली सी तार निकाली। जब तक आयुष और रमेश कुछ समझ पाते, उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को और रमेश की गाड़ी को उस तार से बांध लिया था। उसके बाद उस ड्राइवर ने आयुष को स्टीयरिंग सीट पर बैठने का इशारा किया। आयुष फौरन जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और साथ वाली सीट पर उसका दोस्त रमेश बैठ गया। अब इन दोनों की गाड़ी, वो पुराने ज़माने की गाड़ी कच्चे रास्ते से घसीटते हुए जा रही थी। आयुष और रमेश बिल्कुल परसुकून थे। उनको कोई खौफ नहीं था, क्योंकि उस पुरानी गाड़ी पे बैठे हुए लोग किसी अमीर घराने के लग रहे थे। 15-20 मिनट सफर के बाद उनकी गाड़ी एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी हवेली के सामने आकर रुक गई। आयुष और रमेश अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और वो लोग भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे। उनका ड्राइवर ऊंची आवाज में बोलने लगा, अब आप लोग इस हवेली के अंदर चले जाएं। थोड़ी ही देर में आपकी गाड़ी ठीक कर दी जाएगी मैकेनिक को बुलाकर। उसके बाद आप अपने रास्ते पर चले जाएंगे। ये सुनकर आयुष और रमेश बिना कुछ बोले उस ड्राइवर के पीछे पीछे उस हवेली में दाखिल हो गए। हवेली बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी लग रही थी। अब ये दोनों उस ड्राइवर के पीछे पीछे जा रहे थे। आयुष और रमेश को वहां पे एक बात अजीब लगी। अगर ये लोग इतने अमीर हैं तो इस हवेली में
इतनी गंदगी क्यों है? अजीब सी बू आ रही थी उस हवेली के अंदर से। अब ये दोनों धीरे धीरे उस ड्राइवर के पीछे पीछे उस हवेली के अंदर दाखिल हो रहे थे कि अचानक सामने से एक लड़की हाथ में लैंप ले आई। वो लड़की बहुत ही डरावनी लग रही थी। उस लड़की ने ड्राइवर से आके कुछ इशारे में कहा और ड्राइवर खुद दूसरी तरफ चला गया और हमें उस लड़की के पीछे जाने का इशारा दे दिया। अब वो लड़की आयुष और रमेश को एक बड़े से कमरे में लेकर आई। कमरा काफी बड़ा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आयुष और रमेश को एक बात अजीब लगी कि इतनी गंदी हवेली में इतना खूबसूरत कमरा कैसे हो सकता है। वो कमरा रोशनियों से भरा हुआ था। अब रोशनियां कहां से आ रही थी कुछ पता नहीं चल सका। बहरहाल वो दोनों उस कमरे में कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ देर गुजरा। अब उन दोनों को बहुत सी चीजें अजीब महसूस होने लगी। उन दोनों के अलावा उस कमरे में 15 लोग और जमा हो चुके थे और बहुत ही लजीज खानों की खुशबू आ रही थी। आयुष के गले में हमेशा माँ की माला लटकती रहती थी और उसके कमीज के जेब में दुर्गा चालीसा भी होती थी। जब भी टाइम मिलता था आयुष वो निकाल कर पढ़ लिया करते थे। लेकिन आज आयुष समझ गए थे कि वो और उसका दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि आसपास के लोगों का रवैया बाज औकात खराब होता गया, अजीब लगता गया। अब इतने में आयुष ने हिम्मत नहीं हारी। आयुष ने अपने दोस्त रमेश को कहा कि यहां से उठो और सामने सोफे पर बैठो। ये दोनों उन कुर्सियों से उठकर सामने सोफे पर बैठ गए। उस सोफे के ठीक सामने एक बहुत बड़ा आलीशान आईना लगा हुआ था, शीशा लगा हुआ था। रमेश को यह बात समझ नहीं लगी कि आयुष ने उन कुर्सियों से उठकर इस सोफे पर बैठने को क्यों कहा। आयुष समझ गए थे कि रमेश क्या सोच रहा है। आयुष ने रमेश को इशारा किया कि सामने शीशे पर देखो। जैसे ही रमेश ने आईने पर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर की एक लहर उसके अंदर घुस गई थी। उसका दिल डर के मारे फटने वाला था। उसने देखा कि उस कमरे में घूमने वाले अच्छे लोग उस आईने में, उस शीशे में बहुत ही खौफनाक और बहुत ही डरावने लग रहे थे। इतने खौफनाक और डरावने कि रमेश का पसीना छूट गया। वो पसीने से भीग गया था और उसने देखा कि वो लोग जो पानी और जो शराब पी रहे थे वो आईने में खून की तरह लग रहा था, और जो वो लोग खा रहे थे वो किसी की हड्डियां और किसी का गोश्त लग रहा था। ये सब देखकर रमेश बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और वो ये समझ गए थे कि उनका यहाँ से बचना अब नामुमकिन है। अब ये दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि सामने से एक बहुत ही बड़े मूंछों वाला बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ। उसने इन दोनों को कहा कि अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। आज मेरी बेटी की सालगिरह है और हमें खुशी हुई कि आप लोगों ने यहाँ पे शिरकत की। यहाँ पे शरीक होने वाले हर शख्स को शानदार और अच्छा लिबास पहनना होगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप साइड वाले कमरे में जाकर अपने कपड़े बदल लें। ये कहते हुए वो बूढ़ा आयुष के गले में लटकती हुई माला को बार बार देख रहा था। जैसे ही वो उस माला को देख रहा था उसको थोड़ी सी डर महसूस हो रही थी। अब इतने में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस कमरे में आई और उस बूढ़े को कहने लगी कि दादा जान, आज इस मौके पर आज आप मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हैं। तो वो बूढ़ा बोलने लगा
वो बूढ़ा रमेश और आयुष के तरफ देखते हुए कहा कि आज बेटी मैं जो आपको गिफ्ट देने वाला हूँ वो देखकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और खुशी के मारे आप उछल पड़ोगी। और ये बोलने के बाद वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन आयुष ने हिम्मत नहीं आ रही थी। उसने कहा ठीक है। उसने रमेश को कहा कि चलो। रमेश का हाथ पकड़ा और साइड वाले कमरे पर चला गया कपड़े बदलने के। अब जैसे ही वो लोग उस कमरे में आए तो रमेश डर के मारे अपने कपड़े बदलने लगा, लेकिन आयुष ने उसको कहा कि बेवकूफ़ी मत करो, अपने कपड़े वापस पहन लो। और उसने अपनी जेब से दुर्गा चालीसा निकालकर रमेश की जेब में डाल दिया और कहा कि डरो मत। तुमने देखा कि वो बूढ़ा कितना खौफजदा होकर मेरी माला को देख रहा था। माँ महर वाली हमारे साथ है, ये भूत और रूहें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बोलने के बाद वहीं पे पड़े हुए कुछ शाही और कीमती लिबास उन्होंने अपने पहने हुए कपड़ों के ऊपर डाल दिया। उसके बाद वो दोनों वापस उस बड़े कमरे में आकर सोफे पर बैठ गए। जल्द ही पार्टी शुरू हो गई। सब लोग बहुत ही खुश थे। अब खुशी खुशी में एक नौजवान आकर रमेश के कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखा उसको 400 वोट का झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गया। सब लोग खामोश हो गए। सब लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया है। सब लोग आयुष और रमेश की तरफ देखने लगे, लेकिन आयुष समझ गया था कि ये सब कुछ उसके गले में पड़ी हुई माला की वजह से हुआ है। अब फौरन से सब लोग उस जो दूरी गिरा था, सब लोग उसको उठाने में लग गए। एक बूढ़ा, वही बूढ़ा फौरन से भागा आयुष और रमेश की तरफ और आकर बोलने लगा कि मैंने आपको कहा था कि आप अपने कपड़े बदल लें, लेकिन आपने इत्तेफाक नहीं किया। आपके गले में जो माला है, आप वो माला उतार दो। ये हमारे यहाँ का रवाज है। लेकिन आयुष ने सर हिलाते हुए कहा कि मैं किसी भी सूरत में ये माला नहीं उतारूंगा। बस ये बोलने की देर थी। सब लोग बिगड़ने लगे। अब जो लोग अच्छे नजर आ रहे थे वो बदसूरत और बहुत ही डरावने लग रहे थे। वो लड़की जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी अब आईने में बहुत ही बदसूरत और बहुत ही खौफनाक साए में तब्दील हो रही थी। अब सब लोगों के दांतें निकल रहे थे, बड़ी बड़ी दांतें हो रही थी और अजीब आवाजें निकालकर आयुष और रमेश को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके करीब जा सके। अब आयुष उठा और बोलने लगा रमेश को कि देखो, सुबह होने को है। अब जैसे ही सुबह होगी, रोशनी होगी, तो ये भूत और रूहें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, लेकिन तब तक हमें इन भूतों का सामना करना होगा बिना किसी डर के। ये बोलने के बाद वो दोनों वापस उस सोफे पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद उन्होंने माँ महर वाले की पूजा शुरू कर दी बड़ी आवाज में। उसके बाद बहुत ही चीखे, रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज उसके करीब आती गई, लेकिन वो उन आवाज़ों को सुन के अनसुनी करके माँ को याद करते लगे। कुछ देर के बाद अचानक से वो आवाज़ आना बंद हो गई। बिल्कुल खामोशी छा गई। उसके बाद धीरे धीरे से आयुष और रमेश ने अपनी आंखें खोली। अब जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि वहां पे उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। वो हैरत की बात ये थी कि वहां पे कोई भी हवेली नहीं थी।
कुछ भी नहीं था। ये दोनों फौरन से उठे और भागने लगे। अब सुबह की रोशनी जंगल में धीरे धीरे फैल रही थी। ये दोनों फौरन भागते भागते अपनी गाड़ी के पास आए और जैसे ही आयुष ने गाड़ी स्टार्ट की तो बगैर किसी गड़बड़ के, बगैर किसी खराबी के गाड़ी स्टार्ट हो गई। रमेश भी आकर गाड़ी में बैठ गए। अब ये दोनों जंगल से कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। थोड़ी ही देर में इनको एक चाय की स्टॉल नजर आई, एक दुकान नजर आया। ये चाय पीने के लिए वहां पर रुके। उन्होंने गाड़ी साइड पर लगाई और दुकान पे जाके बैठ गए। वो दुकानदार डरते डरते आकर इन लोगों से पूछा कि सर, आप लोग इस वक्त इस जंगल में से कहां से आ रहे हैं? तो इन्होंने उस टूटी हुई बेंच पर बैठ के सारा किस्सा, सारा वाकया, सारा घटना उन दुकानदार को बता दिया। दुकानदार ने एक लंबा सांस लिया। अच्छा हुआ कि आप लोग बच गए, वरना आज तक इन भूतों का बहुत से लोग शिकार हो चुके हैं। कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। अच्छा हुआ कि आप सही सलामत वापस आ गए। दोस्तों, आपके साथ भी अगर कोई ऐसी घटना पेश आई है तो आप अपना वाकया हमें भेज सकते हैं। नीचे आपको नंबर मिल रहा होगा, इस नंबर पर आप अपना वाकया भेज दें और हम वीडियो बना के लोगों तक पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।